नमस्कार दोस्तों, मैं मोहन कौशिक आपका अपने YouTube चैनल पाइनियर प्लस पर हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम डिस्कस करने वाले हैं काफ़ी सारे टॉपिक्स रिलेटेड टू करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स एक ऐसा टॉपिक है जो आपके सभी प्रकार के एग्जाम्स के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। चाहे आप यूपीएससी दे रहे हो, पीसीएस दे रहे हो, कोई भी एग्जाम कंपटीशन का दे रहे हो, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा। तो अब जो हमारी ये जो क्लासेस स्टार्ट हो रही हैं, इसके अंदर से हम एक सीरीज लॉन्च करेंगे जिसमें आपको पर डे का करंट अफेयर मिलेगा, जिसके साथ में आपको डेली बेसिस की क्विज मिलेगी। इस क्विज के अंदर आपको बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे रिलेटेड टू एग्जाम, जिनका डिटेल एनालिसिस होगा। एक दिन पहले क्लास से क्वेश्चन दिए जाएंगे, आप उन्हें को सॉल्व कीजिएगा। नेक्स्ट क्लास में उनके आंसर्स को हम डिस्कस करेंगे कंप्लीटली। यदि आप किसी भी प्रकार से एग्जाम में साथ में वोकैब तैयार करना चाहते हैं तो यहां पर आपको डेली का 30 मिनट्स का वोकैब का सेशन मिलेगा। इस 30 मिनट्स के वोकैब सेशन के अंदर आपको हर वो डिटेल मिलेगा जो आपके एग्जाम ओरिएंटेड होगा, जो आपको काफी बेनिफिट देगा। इसी बीच में आपको यदि किसी भी प्रकार के एडिटोरियल का डिस्कशन चाहिए तो वो भी मिलेगा। और मंथ एंड के अंदर आपके साथ में 100 क्वेश्चंस का क्विज होगा। 100 क्वेश्चन का क्विज होगा जिसके अंदर कंप्लीट मंथ के क्वेश्चंस आपसे डिस्कस किए जाएंगे जो एग्जाम में रिलेट होंगे। इन सभी क्वेश्चंस को डिस्कस करने के दौरान हम कंट्री टू कंट्री रिलेशंस डिस्कस करेंगे। कोई भी न्यूज बताएंगे तो उसका बैकग्राउंड बताएंगे, रीजन बताएंगे, और वो सारी चीजें आपके एक तरीके से स्टोरी की तरह दिमाग में बस जाएगी और आपको वो याद करने की जगह सिर्फ सुनना है बहुत ध्यान से। इसके बाद में आप हमारे YouTube चैनल पर इसके PDF को भी डाउनलोड कर सकते हैं और इसके PDF को डाउनलोड करके रिवाइज भी अच्छे से कर सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं हमारी क्लासेस को। सबसे पहला न्यूज आता है हमारे पास इंडिया और इजराइल को लेकर। इंडिया और इजराइल ने दोनों देशों ने मिलकर एक साइबर सिक्योरिटी को साइन किया है, एक MOU साइन किया है। MOU का अर्थ होता है मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग का मतलब दोनों देश आपसी समझौते पर एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे, साइबर सिक्योरिटी के लिए कोऑपरेट करेंगे ताकि भविष्य में कोई भी प्रॉब्लम्स ना हो। वैसे अभी हाल ही का एक ट्विटर का केस आपको याद होगा। हैकर्स ने क्या किया था, ट्विटर अकाउंट को हैक कर लिया। हर उस सेलिब्रिटी या हर उस पॉपुलर बंदे के ट्विटर अकाउंट को हैक किया गया जो किसी भी तरीके से यूएस के अंदर रेनोन्ड है, जिसके बहुत सारे फॉलोअर्स हैं। उसमें एक न्यूज आई, क्या न्यूज है कि इफ यू सेंड मी $1000 I will send you $2000 amid COVID-19 to support और बेसिकली फॉर द हेल्प ऑफ ह्यूमैनिटी। मनुष्य की सहायता करने के लिए हम ये मदद भेजेंगे। हुआ क्या, मात्र कुछ ही समय के अंदर काफी सारे लोगों के अकाउंट्स हैक हो गए और अकाउंट्स हैक होने के बाद क्या हुआ कि अकाउंट्स हैक होने के तुरंत बाद में $1,00,000 जो साइबर सिक्योरिटी के हैकर्स थे उनके सीधा बिटकॉइन वाले अकाउंट में पहुंचे। अब बिटकॉइन को लेकर एक वर्ड आपको पता होगा कि बिटकॉइन एक क्रिप्टो करेंसी है और क्रिप्टो करेंसी को फाइंड कर पाना पॉसिबल नहीं होता। हालांकि बिटकॉइन को लेकर बहुत सारे पहले ही डाउट से, बहुत सारे बैन्स और क्वेश्चन से, बट ये कभी भी क्लैरिफाई नहीं कर पाए और फाइनली उसको अपने रिस्क पर चलाने का मौका दिया। लोगों ने यहां से पैसा दिया और पैसा देने के बाद यूएस के अंदर लॉस हो गए। तो अब इसमें सबसे बड़ा सवाल यह आता है दोस्तों कि 2020 के अंदर नवंबर के अंदर इलेक्शन है अमेरिका के अंदर। अगर इसी तरीके की हैकिंग का इस्तेमाल करके फर्दर जनता को मॉडरेट किया या मूव किया यूएस ट्रंप के अगेंस्ट, तो जाहिर सी बात है कि ऐसी परिस्थिति में ट्रंप का जीत पाना इम्पॉसिबल सा हो जाएगा। तो इन चीजों को लेकर हर एक देश सतर्क हो गया है। वैसे इंडिया के अंदर भी बहुत सारे साइबर अटैक हो चुके हैं, जैसे जोमैटो का सारा डेटा चोरी हो गया। अभी एक बहुत बड़ा एक नामी गिरामी ऐप चला रहे थे, उनका भी 2 मिलियन स्टूडेंट्स का डेटा चोरी हो गया और डार्क वेब में जाकर बेच दिया। डार्क वेब एक ऐसा ही नाम है जो हैकर्स क्या करते हैं, उस डेटा को चोरी करके डार्क वेब में बेचते हैं और आपके पास कुछ ही समय बाद आपको अलग अलग
ईमेल्स आने लग जाते हैं। ईमेल्स के अंदर क्या होता है, आपको ईमेल्स आते हैं कि आपने ये इनाम जीता है, आप अपनी डिटेल भेजिए, अकाउंट डिटेल भेजिए, हम आपको इनाम रिइंबर्स कर देंगे। और लोग क्या करते हैं, लोग पैसा लालच में ऐसा करते हैं और उनको एक्सेप्ट कर लेते हैं। फाइनली प्रॉब्लम्स में फंस जाते हैं और बुरी तरह ऐसे ट्रैप में फंसते हैं कि उनको निकालना इम्पॉसिबल है। तो इन्हीं चीजों को देखते हुए ईरान और इंडिया और इजराइल ने दोनों ने संबंध स्थापित किए। मैंने बाय मिस्टेक ईरान नाम बोल दिया, तो ईरान और इजराइल की तो काफी दुश्मनी है। अभी लगातार इजराइल के द्वारा, ये यहां पर इजराइल है और ये रहा ईरान, 2000 किलोमीटर की अप्रोक्स दूरी है। 1895 किलोमीटर से बॉर्डर टच होता है इनका, 1895 किलोमीटर, जिसके लिए ईरान ने बैलिस्टिक मिसाइल्स तैयार कर रखी है इजराइल के लिए, जो न्यूक्लियर बॉम्ब कैरी करके ले जाएगी। लेकिन आपको पता होगा नॉन प्रोलिफरेशन की पॉलिसी के अंदर आप हथियार नहीं बना सकते, न्यूक्लियर वेपन्स नहीं बना सकते। इसी वजह से यहां पर ईरान के अंदर इस साइबर सिक्योरिटी को लेकर ही कंटिन्यूअस 17 to 20 अटैक्स हो चुके हैं। और इनका नाटांज जहां पे रिएक्टर्स बनते हैं, ज्यादा न्यूक्लियर जो पावर के केमिकल या एटम्स बनते हैं, वहां पर क्या हुआ, अटैक हुआ। लगातार ईरान समझ नहीं पा रहा। तो ये एक साइबर सिक्योरिटी का ही तरीका है। अब नहीं पता कि जैसे भारत में रॉ है, वैसे इजराइल के अंदर मोसाद है। क्या पता मोसाद ही अटैक करवा रहे हैं या ह्यूमन एक्सीडेंट्स हैं, कोई नहीं जानता। लेकिन ईरान एकदम से दोबारा माइनस में जाता जा रहा है। तो अब ईरान और भारत, इजराइल और भारत ने दोनों ने कोविड-19 की परिस्थिति के अंदर एक बेसिकली वर्चुअल मीटिंग अटेंड करी है। वर्चुअल मीटिंग यानी ओवर द फोन, यानी कि मोबाइल पर कैमरे के द्वारा या एक तरीके से इंटरनेट की फैसिलिटी का यूज करते हुए एक फैसिलिटी देखी है कि साइबर सिक्योरिटी प्रोवाइड करनी है। ये साइबर सिक्योरिटी के लिए, क्योंकि बहुत ज्यादा पिछले 5 महीने के अंदर ओवर मोबाइल का यूज बढ़ चुका है। घर बैठे बैठे लॉकडाउन में काम धंधा बंद होने की वजह से एवरीबॉडी इज ट्राइंग टू यूज लॉट्स ऑफ मोबाइल एप्स, बहुत सारी मोबाइल एप्स का यूज किया जा रहा है। तो इस परिस्थिति के अंदर लोगों की बहुत सारी कंप्लेंट्स निकलने लग गई, क्या कि भाई उन पर झूठ बोला गया, उनके पैसे को लूटा गया और उन्हें परेशान किया गया। तो सरकार ने इन चीजों को कमर कसकर तैयार करने के लिए इजराइल के साथ में मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग को साइन किया, ताकि इंटरनेट के द्वारा ये जो फर्जी कॉल्स आती हैं, फर्जी मैसेजेस आते हैं, इनसे साइबर थ्रेट कहते हैं, इनसे आपके अकाउंट्स को, आपके देश को बचाया जा सके। इसी थ्रेट की वजह से भारत ने चीन के 59 एप्स को दोस्तों बैन कर दिया। 59 एप्स को बैन किया और आगे इंडियन आर्मी की अथॉरिटी के आधार पर मोर देन 80 एप्स को बैन किया गया, ताकि बहुत बुरी तरीके से जो सिक्योरिटी को खतरा नजर आ रहा है आपके देश के अंदर, वो ना आए। तो इसीलिए आपका CERT यानी भारतीय कंप्यूटर इमरजेंसी रिपोर्ट टीम, इन इंग्लिश वी कैन से इंडियन कंप्यूटर इमरजेंसी रिपोर्ट टीम, CERT इंडिया के नाम से, जिसकी मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक और IT सेक्शन के अंदर सपोर्ट किया है, मेमोरेंडम को स्वीकार किया है, किसके साथ में, इजराइल नेशनल साइबर डायरेक्टरेट के साथ में। इसके अंदर भारत के संजीव सिंगला ने जाकर के बेसिकली इसको वर्चुअली सेक्शन में साइन किया। भारत और इजराइल के संबंधों की बात की जाए तो दोनों के बहुत जबरदस्त संबंध है। भारत के अंदर जितनी भी गन्स, वेपन्स या ये सब चीजें आती हैं, उसका एक बहुत बड़ा हिस्सा इजराइल की सपोर्ट से आता है भारत के अंदर, और दोनों ही एक दूसरे का सपोर्ट करते हैं टेररिज्म को खत्म करने के लिए। और लेकिन समस्या ये है कि इजराइल चीन का भी सपोर्ट करता है। तो ऐसी परिस्थिति में ये भरोसा कर पाना थोड़ा मुश्किल है कि जो टेक्नोलॉजी आपको मिल रही है, क्या वही टेक्नोलॉजी कहीं चीन को अगर मिल रही होगी तो आपको अपने आप को और मजबूत बनाना पड़ेगा। लेकिन दोनों के अंदर संबंध बहुत अच्छे हैं, एक दूसरे के साथ में IT टेक्नोलॉजी हो, बायोटेक्नोलॉजी हो, एग्रीकल्चर संबंधित हो, ट्रेड एग्रीमेंट हो, वो बहुत ज्यादा
सपोर्टिव है, एक तरीके से बहुत बड़ा सेक्शन सपोर्ट करता है इजराइल का, बहुत मैत्रीपूर्ण संबंध है। अब इस एमओयू को जो किया गया है साइन, इसके अंदर कोशिश की गई है आपस में प्रोटेक्शन को बढ़ाएं, किसी से, साइबर थ्रेट से। इसमें आगे भविष्य के अंदर साइबर थ्रेट ना आए तो उसके लिए प्रोग्राम्स को तैयार किया जा रहा है। और भविष्य में वैसे भी डिजिटलाइजेशन नाम का वर्ड बहुत पड़ रहा है, हर चीज में ऐप। अभी भारत ने लगभग 200 ऐप बना दी हैं, और जो लोग ये सोच कर बैठे हैं कि चीनी ऐप वापस आएंगी, तो उसके लिए कल ही का न्यूज है कि किसी प्रकार से कोई भी चाइनीज ऐप दोबारा शुरू होने के स्कोप नहीं है, क्योंकि हूबहू सेम फीचर के नाम से सेम क्वालिटीज की भारत में ही मोबाइल ऐप जनरेट हो गई हैं, और उसके लिए अब भारत में वही चालू होंगी। अब इन्हीं चीजों को देखते हुए चाइना की इमेज और ज्यादा गिरती हुई नजर आ रही है। अब अगर बात करें इंडिया के, जो आपके सवाल पूछे जा सकते हैं, क्या है कि भारत में सर्ट इन में कौन से डायरेक्टर जनरल हैं, तो डायरेक्टर जनरल है संजय बहल। अगर बात करते हैं, इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। इजराइल की कैपिटल जेरूसलम है, याद रखिएगा जेरूसलम, कई लोग इसे जेरूसलाम पढ़ते हैं, इसकी सही प्रोनाउंसिएशन करनी है। करेंसी जो है इजरायली शेकल है, और प्रेसिडेंट है रियोवेन रूवी रिवलिन। ये नाम है, आप पढ़ना चाहें पढ़ सकते हैं। लेकिन अब आती है अगली न्यूज। भारत के और अच्छे संबंध बांग्लादेश के साथ में चल रहे हैं। बांग्लादेश एक ऐसा देश जिसमें दो सरकारें चलती हैं, बांग्लादेश जिसमें दो सरकारें चलती हैं। एक सरकार चलती है किसकी, शेख हसीना की। शेख हसीना की सरकार, जो कि इस समय रूलिंग पार्टी के अंदर है, वो शेख हसीना की सरकार भारत के साथ बहुत मैत्रीपूर्ण संबंध बनाती है, बहुत मैत्रीपूर्ण संबंध है, किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं है। जबकि जो दूसरी अपोजिशन में सरकार है वो है खालिदा जिया की। खालिदा जिया जो प्रो इंडिया है, बेसिकली प्रो इंडिया का मतलब ये भारत के बिल्कुल विपरीत है भाई। कोई भी काम होगा भारत से संबंध अच्छे नहीं होंगे, चाइना और पाकिस्तान के पक्ष में जाना फिर जाहिर सी बात है। तो इस समय शेख हसीना की सरकार है। सबसे पहला एक आंकड़ा, हम जो इंडिया में रहते हैं, हमारे अनुसार बहुत सारे देशों को हम बहुत गरीब या पुअर कंट्री समझते हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि बांग्लादेश जो इस समय है इंडिया से काफी सारे मापकों पर बहुत ऊपर है। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स की बात करते हैं, फूड सिक्योरिटी की बात करते हैं, एजुकेशन की बात करते हैं, हेल्थ डिपार्टमेंट की बात करते हैं, कैलोरीज टेकन की बात करते हैं, तो इन सभी सेक्शन में चाइना सबसे ऊपर है। और अकेला एक ऐसा देश है जिसका हाल फिलहाल के अंदर किसी भी देश के साथ में कोई बॉर्डर डिस्प्यूट नहीं है, कोई बॉर्डर डिस्प्यूट नहीं है, वही चाइना के साथ संबंध है, वही भारत के साथ संबंध है। कोई लोन का चक्कर यानी कर्ज का जंजाल नहीं है चाहे बांग्लादेश के ऊपर। तो एक तरीके से बहुत डेवलपिंग कंट्रीज की स्पीड में बांग्लादेश बहुत आगे है। इनका ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के अलावा ग्रोथ रेट भी भारत से बहुत अच्छा है, याद रखिएगा। हालांकि चीन की जो नजर है इनके चिटगोंग बाजार, जो चिटगोंग पोर्ट है, भारत को बांधने के लिए जो यहां के पोर्ट्स हैं, उन पर चाइना की बहुत जबरदस्त नजर है। आपको पता होगा ना, श्रीलंका का हम्बनटोटा पोर्ट, पाकिस्तान का ग्वादर पोर्ट, इस प्रकार के सारे पोर्ट चाइना ने पैसे के दम पर अपने कंट्रोल में लेने का प्रयास कर रखा है, और ले भी रखे हैं, तो ताकि भारत को चारों तरफ से स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स के आधार पर घेरा जा सके। लेकिन भारत ने भी धीरे धीरे संबंध बनाना शुरू कर दिया। वेस्ट बंगाल के सेक्शन से, यानी कि यहां से ये जो सेक्शन जो मैंने पेन से हाईलाइट किया है, यहां पर समुद्र में सेवाएं स्टार्ट की गई हैं। समुद्र में शिप के आधार पर कंटेनर्स को भेजा जाएगा। कंटेनर्स को भेजने का रीजन क्या है कि एक दूसरे देशों से संबंध बने, व्यापार तेज हो, और भारत को बांग्लादेश के पोर्ट्स पर पूरी एक्सेस मिले, ताकि आगे इंडियन ओशियन को और तेजी से मजबूत किया जा सके, साथ में आसाम और अरुणाचल प्रदेश के रास्तों के लिए और आगे फर्दर बात की जा सके। तो अब इसके लिए शिपिंग मिनिस्टर जो हैं मनसुख मंडाविया, ये वर्चुअली फ्लैग ऑफ करते हैं, रास्ता देते हैं
पहला कंटेनर शिप जो कोलकाता पोर्ट से अगरतला होते हुए आपका छोटा ग्राम पोर्ट बांग्लादेश, यहां पर ये छोटा ग्राम पोर्ट है, यहां से ये सबसे छोटा ट्रेड रूट होगा जहां पे रास्ता मिलेगा। इनको एक तरीके से पूरा अप्रोच मिलेगा यहां से, जो दोनों देशों के संबंधों को और मजबूत करेगा, संबंधों को मजबूत करेगा, ताकि भविष्य में एक दूसरे को और अच्छे व्यापार की सपोर्ट मिले, रास्ता मिले और एक दूसरे को एक्सेस मिले। स्टूडेंट का एक बहुत बड़ा सेक्शन, याद रखिएगा, विदेशी विद्यार्थियों के नाम पर भारत में नेपाल नंबर 1 पर है, जिससे लगभग हर साल 60,000 विद्यार्थी भारत में पढ़ने आता है। उसी के आधार पर बांग्लादेश से दोस्तों लगभग 30,000 से ज्यादा विद्यार्थी भारत में पढ़ने आता है। तो ये एक सबसे बड़ा रीजन है। शेख हसीना की सरकार भारत के साथ हर बार अच्छे रिलेशन रखती है, क्योंकि आतंकवाद को सपोर्ट करना है यूनाइटेड काउंसिल के आगे। भारत वैसे भी बांग्लादेश को लेकर काफी सपोर्ट कर चुका है, तो एक तरीके से काफी फायदेमंद रहेगा। पहले जो कंसाइनमेंट या जो बेसिकली कंटेनर के पोर्ट्स जाते थे, उनकी जो क्षमता थी बहुत कम थी। अब जो पोर्ट से ये जो आपके बड़े बड़े हार्बर्स जाएंगे, बड़े बड़े जहाज जाएंगे, इनकी संख्या जो सीमा होगी वो 600 कंटेनर एक साथ लेकर चलेगी, 600 कंटेनर्स को लेकर चलेगी। इस बीच में दोनों के साथ में भविष्य के अंदर क्लीन एनर्जी को लेकर काफी फायदा मिलेगा। इससे बेनिफिट क्या मिलेगा? बांग्लादेशी ट्रक्स को आपके देश में और आपके देश के ट्रक्स को दूसरे देश में जाने का भी रास्ता मिलेगा। कंसाइनमेंट के आधार पर रोड ब्लॉक्स कम होंगे, भीड़ कम होगी और तेजी मिलेगी। इससे बांग्लादेश का फायदा क्या होगा? बांग्लादेश में भारी मात्रा में जॉब्स क्रिएट होंगी, आपस का बिजनेस बढ़ेगा। 5G का जो फैसिलिटी भारत में आ रहा है, कहीं ना कहीं 5G के फैसिलिटी जो है उनके देश को भी सपोर्ट मिलेगा, ताकि और अच्छे डिजिटलाइजेशन की तरफ बढ़ा जा सके। इस बीच में कॉपरेशन उनका पहले भी काफी अच्छा है, जिसके अंदर समुद्र के अंदर दोनों के एक दूसरे के साथ में 6 पोर्ट्स हैं जहां पर काफी अच्छे संबंध बने हुए हैं, और दोनों ही एक दूसरे को मिलिट्री सपोर्ट भी देने के वादे में वचनबद्ध हैं कि यदि समस्या होगी तो हम एक दूसरे का सपोर्ट करेंगे। बांग्लादेश की कैपिटल ढाका है और करेंसी है बांग्लादेशी टका। प्रेसिडेंट है मोहम्मद अब्दुल हामिद। अगला पॉइंट आता है, भारत ने कोविड-19 की परिस्थिति को ध्यान में रखते हुए टैक्स पेयर्स का जो वापस पैसा आता है, टैक्स रिफंड आता है, यानी कि आप उसे टैक्स फाइलिंग कहते हैं, इनकम टैक्स फाइलिंग कहते हैं, वो पैसा इस बार जल्दी रिलीज कर रहे हैं, जल्दी रिलीज कर रहे हैं ताकि आम जनता को रियायत मिले। एक ऐसी रियायत मिले, जैसे कि आप जानते हैं इस समय रुपए की बहुत आवश्यकता है, पूरी मार्केट एक तरीके से डूबी पड़ी है। इकोनॉमी को रिवाइव करने के लिए सरकार समय समय पर बहुत सारी ऐसी पॉलिसीज चला रही हैं, जिस पॉलिसीज के आधार पर भारत की अर्थव्यवस्था को रिवाइव किया जा सके, नई नौकरियां प्रदान की जा सके, जिसके आधार पर अब तो भारत सरकार ने कल ही एक प्रोग्राम लॉन्च किया है स्वनिधि नाम से, जिसके अंदर 75 लाख वेंडर्स जो होते हैं ना, गली गली में खोमचे वाले, छोटा छोटा सामान या समुद्र में बेसिकली समोसे बेचना, ये चीजें उनको भी भारत ने लोन की सुविधा प्रदान कर दी है कि आप अपना व्यापार शुरू कीजिए, पैसों की आवश्यकता है तो हम देंगे। इसके लिए 10,000 रुपए तक का लोन, जिसके अंदर अभी तक में कल अप्लाई किया और आज तक में यानी 24 घंटे हुए हैं इस लोन की अभी फाइनलाइज हुए, और 1.5 लाख से ज्यादा लोगों ने अप्लाई कर दिया है। तो ये एक तरीका था ताकि उठे, क्योंकि इकोनॉमी डाउन है। तो इसी चीज को ध्यान में रखते हुए सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस, इसे सीटीबीटी मत पढ़ना, कई बच्चे बाय मिस्टेक सीटीबीटी प्रोनाउंस करते हैं, वो अलग चीज है, वो नॉन प्रोलिफरेशन हथियारों के टेस्ट बैन की पॉलिसी है, और ये सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस का शॉर्ट फॉर्म है। तो कोविड-19 की परिस्थिति को देखते हुए सीटीबीटी ने 71,229 करोड़ रुपए वापस देने का प्रोग्राम बनाया है, ताकि टैक्स पेयर्स को मदद मिल सके,
उनकी लाइफ नॉर्मली दोबारा रोड पर दौड़ सके और परिस्थितियों को नॉर्मलाइज किया जा सके। इसके आधार पर 21.24 लाख लोगों को ये रिफंड प्राप्त होंगे और बहुत फायदा मिलेगा। वैसे सच्चाई ये है कि भारत में ऑनेस्टली इनकम टैक्स पे करने वाले, हाउस टैक्स पे करने वाले लोगों की संख्या बहुत कम है। इसी वजह से भारत सरकार को अलग अलग चीजों पर जरूरत से ज्यादा टैक्सेस मारने पड़ते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर आपको आज की डेट में 80.04% का पेट्रोल भारत में अवेलेबल है, जो कि डेली फ्लक्चुएट होते हैं रेट, लेकिन इसमें 15 से 17 रुपए सेंट्रल गवर्नमेंट का 15 से 17 रुपए मिनिमम स्टेट गवर्नमेंट का टैक्स है, 20 रुपए से ज्यादा सेंट्रल गवर्नमेंट का टैक्स है, 3 रुपए से ज्यादा जो पेट्रोल पंप के डीलर्स हैं उनका टैक्स है। इस प्रकार से पूरे अगर टैक्सेशन को जोड़ देते हैं तो लगभग दिल्ली की बात करते हैं तो दिल्ली के अंदर 40 से 43 रुपए आप टैक्स पे करते हैं प्रति लीटर। यानी कि सपोज आपने 10 लीटर तेल डलवाया तो 10 लीटर के अंदर 430 से 450 रुपए डायरेक्ट सरकार के खाते में गया। क्यों ऐसा सरकार कर रही है? पहली बात तो ये सारा पैसा आपको वापस मिल जाता है, क्योंकि देश में जो गवर्नमेंट आपसे टैक्सेस लेती है उसको रोड्स के आधार पर, ब्रिजेस के आधार पर और अलग अलग सुविधाओं के आधार पर ये पैसा वापस आ जाता है। लेकिन अब जो पैसा ये वापस कर रहे हैं वो सिर्फ कोविड-19 की पेंडेमिक के आधार पर किया जा रहा है। पहले ये डिसीजन लिया गया था कि 8 अप्रैल को ये कदम उठाया जाए, लेकिन उस परिस्थिति के अंदर हमें ये नहीं पता था कि इतने बुरे हालात होंगे देश के कि आगे परिस्थिति दिन प्रतिदिन बदतर होती जाएगी। तो जिस चीज को ध्यान में रखते हुए सरकार ने देर सही लेकिन काम को शुरू किया, और काम को शुरू करने के बाद में अब इनकम टैक्स रिफंड का जो अमाउंट है, अमाउंटिंग जो है वो है 24,603 करोड़ रुपए, जो कि टैक्स पेयर में 19.79 लाख केसेस को रिफंड किया जाएगा, जो कि आगे फर्दर टोटलिंग करके अदर सेक्शंस को जोड़ते हैं तो 46.626 करोड़ रुपया बेसिकली 1.45 लाख केसेस को रिफंड होगा। इसमें अलग अलग सेक्शंस को जोड़ा गया है, जिसमें व्यापारी हैं, नौकरी वर्ग हैं, और नौकरी वर्ग के अलावा वे लोग हैं जो अपना टैक्स रिफंड या फाइल करने के लिए सक्षम हैं। इसके अंदर ये डिसीजन जो है लोगों की टैक्स संबंधी सुविधाओं में मदद प्रदान करेगा और जितना हो सकेगा उनके व्यापार को दोबारा से रोड पर चलाने में मदद कर पाएगा। मदद छोटी ही सही, लेकिन भारत सरकार पूर्ण रूप से सपोर्ट करने के विचार में दिखाई दे रही है। अब अगर हम बात करते हैं तो रेक्टिफिकेशन एंड अपील ऑफ आईटीबीए। अब इसका रेक्टिफिकेशन क्या है? अब इस चीज को सबसे पहले तरीका अप्लाई करने के लिए या प्राप्त करने के लिए आपको लिमिटेड समय के अंदर अप्लाई करना पड़ेगा। अप्लाई की ईमेल आएगा, ईमेल पर आपको तुरंत रिप्लाई करना पड़ेगा, रिस्पॉन्स करना पड़ेगा। ईमेल पर रिस्पॉन्स करने के कुछ दिन बाद आपका अकाउंट में आपका पैसा ऐड हो जाएगा और आप फिर जाहिर सी बात है उसको फिर से यूज कर सकते हैं। अगला पॉइंट आता है भारत और रशिया के बेसिकली एक दूसरे के साथ संबंध, ताकि आगे जॉइंट प्रोजेक्ट चला सके एशिया और अफ्रीका के अंदर। एशिया और अफ्रीका के अंदर पेंडेमिक की परिस्थिति को देखते हुए संबंध चलाने बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहली चीज ध्यान दीजिए, रशिया एक ऐसा कंट्री जो कभी कभी भारत की न्यूज में देखें तो पता चलता है कि वो चीन का सपोर्टर है, कभी कभी देखते हैं तो पता चलता है वो भारत का सपोर्टर है। अब ऐसी परिस्थिति में अक्सर बच्चों के दिमाग में एक सवाल आता है कि अगर युद्ध भारत और चीन का होता है तो रशिया किसका सपोर्ट करेगा? तो ऐसी परिस्थिति के अंदर सबसे पहली चीज, रशिया दोनों ही देशों में किसी का सपोर्ट नहीं करेगा। हां, लेकिन अगर गलती से यूएस इन दोनों की लड़ाई में कूदता है तो रशिया डायरेक्टली यूएस का अगेंस्ट करेगा, अमेरिका का अगेंस्ट करेगा, क्योंकि सेकेंड वर्ल्ड वॉर, कोल्ड वॉर और इन परिस्थितियों में वैसे ही दोनों के काफी कटु संबंध है, बुरे संबंध है। तो ऐसी परिस्थिति में अगर युद्ध होता है तो दोनों कौन किसका सपोर्ट करेगा? ये एक बहुत साधारण सवाल है। हालांकि चीन के संबंध रशिया के साथ भी नहीं है। अभी हाल ही में चीन ने रशिया के एक पोर्ट को क्लेम कर दिया है, कुछ समय बाद डिस्प्यूट करेगा, फिर आर्मी तैनात कर देगा, जैसा कि सभी देशों के साथ वो करता आ रहा है। तो बेसिकली भारत ही अकेला एक ऐसा
देश है जिसके रशिया से कभी विवाद नहीं हुए, जबकि रशिया भारत को अलग अलग प्रकार से कई बार सपोर्ट करता है, हथियारों की सपोर्ट करता है, पैसे की सपोर्ट करता है और भी कई तरीके से फाइनेंशियल एड के साथ में G20 कंट्रीज में या फिर ब्रिक्स नेशन के आगे भारत को रिप्रेजेंट करता है। तो एक तरीके से सपोर्टर की तरह हमेशा रशिया खड़ा रहता है। ऐसा ही नहीं कि भारत कुछ नहीं करता, भारत ने भी अभी G7 कंट्रीज में जैसे ही यूएसए और फ्रांस के द्वारा सपोर्ट मिला, भारत ने सबसे पहले रशिया को सपोर्ट करने की कोशिश करी कि रशिया भी एक एशियन कंट्रीज के आधार पर इसका हिस्सा होना चाहिए। लेकिन क्योंकि यूएस के रिलेशन अच्छे नहीं हैं, उस परिस्थिति में रशिया को लाना थोड़ा मुश्किल है। लेकिन फ्रांस भी रशिया को लाने के सपोर्ट में है G7 कंट्रीज के अंदर, तो जाहिर सी बात है आगे संबंध बन सकते हैं। लेकिन अब आप बात करते हैं इस ट्रीटी की, भाई ये क्या सेक्शन है, तो इसको पढ़ते हैं थोड़ा सा ताकि आपको पता चले कि आगे क्या है। सबसे पहला ICWA और RIAC, पहले इनका फुल फॉर्म देख लीजिए। ये है आपका रशियन इंटरनेशनल अफेयर काउंसिल और इंडियन काउंसिल ऑफ वर्ल्ड अफेयर। मीनिंग दोनों का सेम है, दोनों ने पेंडेमिक की परिस्थिति में एक दूसरे के साथ में इस पेंडेमिक से लड़ने के लिए एक ग्लोबल ऑर्डर पर एक दूसरे के साथ संबंध बताए हैं, एक दूसरे के साथ जुड़े हैं ताकि व्यापार बढ़े। हालांकि अभी कुछ दिन पहले, लगभग 15 दिन पहले, रशिया ने क्या किया, रशिया ने मेडिसिन इजाद करने का क्लेम किया। हालांकि उसे ना तो यूके ने सपोर्ट किया है, ना WHO ने सपोर्ट किया है, ना ही किसी हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने इसे सपोर्ट किया है, लेकिन रशिया उसे अपने देश में अप्लाई करने के विचार में बैठा है और यह दावा कर रहा है कि उसके रिजल्ट पॉजिटिव हैं। ये कोविड-19 की परिस्थिति को लेकर है। तो बेसिकली दोनों ने मिलकर मॉस्को और दिल्ली, देखिए रशिया की राजधानी मॉस्को और इंडिया की राजधानी दिल्ली, दोनों ने मिलकर एक जॉइंट वेंचर पर एक दूसरे के साथ रिलेशन दिखाने का प्रयास किया, जिसमें एक्टिव इकोनॉमी रिलेशन होंगे टेक्नोलॉजी को पोटेंशियल देने के लिए, और जो करंट नेगेटिव ट्रेंड चल रहा है, हैकिंग हो गया या और कोई चीज हो गई, इसमें एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे। इसमें एक चीज याद रखिएगा, इंडिया का इजराइल से रिलेशन, इंडिया का रशिया से रिलेशन एक ही मुद्दे को लेकर चल सकता है कुछ चीजों के अंदर, जैसे साइबर क्राइम को लेकर इसमें कोई किसी के अगेंस्ट नहीं जा सकता। इसमें दोनों ही, जैसे लिखा है, इंडिया और रशिया प्लान कर रहे हैं एक इकोसिस्टम स्टार्ट करने के लिए ताकि फंड्स को डेवलप किया जा सके और आईटी सेक्शन को मजबूत करे। इससे दोनों देशों के अंदर रिलेशन सुधरेंगे, जो चैलेंजेस हैं भविष्य के उनमें फायदा मिलेगा, अपॉर्चुनिटीज जो हैं उनको, मुश्किलों को आसानी से सॉल्व किया जाएगा। और इस पेंडेमिक की परिस्थिति में सबसे बड़ी बात, दोनों ही देश इकोनॉमी से ग्रस्त हैं, जबकि रशिया के तो भविष्य के अंदर युवकों की जो आबादी है बहुत कम है। आने वाले 10 या 15 सालों के अंदर यह हो सकता है कि रशिया भारत के साथ वो भी संबंध बनाए कि आप अपने देश के पढ़े लिखे विद्यार्थियों को भेजिए, जो हाल ही में तेज होने वाला है, ताकि वहां पर आबादी बढ़े। इस समय सबसे कम आबादी होती जा रही है रशिया की, याद रखिएगा। तो बेसिकली इस पेंडेमिक के आधार पर सोशल फूड हो गया, फूड सिक्योरिटी हो गया, हेल्थ केयर हो गया, इन चीजों को सिक्योरिटी चैलेंजेस के अंदर ला करके और तेजी लानी है, डिपेंडेंसी बढ़ानी है, और एक दूसरे की जो ट्रेड प्रॉब्लम्स हैं, चाहे वो इस समय इसलिए हो रही है क्योंकि ट्रैफिकिंग नहीं हो रही है, लेकिन उसको सुलझाना है। अगर बात करें ICWA के प्रेसिडेंट की, तो वेंकैया नायडू इसके प्रेसिडेंट है, वाइस प्रेसिडेंट है। अब बात करें वेंकैया नायडू प्रेसिडेंट ICWA के और वाइस प्रेसिडेंट भारत के। डायरेक्टर जनरल का TC राघवन, और अगर RICA की बात करें तो ईगर इवानोव इसके प्रेसिडेंट हैं। RICA के वैसे व्लादिमीर पुतिन है और डायरेक्टर जनरल हैं एंड्रे कोर्तुनोव। अगला न्यूज आता है हमारे पास ग्लोबल स्किल इंडेक्स। सबसे पहले ये इंडेक्सेस समझ लीजिए, क्यों हर साल हर देश कोई ना कोई इंडेक्स जारी करता है। हर साल कोई ना कोई देश इंडेक्स जारी करता है और उस इंडेक्स के आधार पर क्या होता है, उस इंडेक्स के आधार पर हम अपने देश की रैंकिंग चेक करके बड़ा खुश होते हैं। क्या खुशी होती है कि लो भाई हमारे देश की रैंकिंग अच्छी हो गई। सबसे पहली इस चीज को समझ लीजिएगा, पूरे वर्ल्ड के अंदर ग्लोबल सस्टेनेबल डेवलपमेंट का एक इंडेक्स चलता है, जो ग्लोबल सस्टेनेबल डेवलपमेंट इंडेक्स।
इस इंडेक्स के आधार पर 17 गोल डिसाइड किए गए हैं और उनका टारगेट अचीव करने का रखा गया है 2030 तक का। कहा गया है कि 2030 तक आपको प्रत्येक परिस्थिति के अंदर, हर परिस्थिति के अंदर क्या करना है, इंप्रूवमेंट लाना है। इसी चीज को ध्यान में रखते हुए देश में नीति आयोग ने भी भारत के अंदर 16 डेवलपमेंट प्रोग्राम चलाए हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट प्रोग्राम। आप नोटिस कर रहे होंगे हर एक राज्य जबरदस्त मेहनत कर रहा है राज्य को उठाने के लिए, परिस्थितियों में सुधार लाने के लिए। तो इन परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए इस नीति आयोग के 16 डेवलपमेंट प्रोग्राम हर एक राज्य में चलाए जा रहे हैं ताकि और तेजी लाई जा सके। तो अब फाइनली ये ग्लोबल स्किल इंडेक्स क्या है? अब ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट के आधार पर भारत के अंदर या विदेशों के अंदर स्किल्स को डेवलप करना है। स्किल्स क्या होते हैं? पहले एक छोटा सा डिफरेंस कि स्किल और टैलेंट में क्या फर्क है। तो सबसे पहली चीज क्या है, स्किल का अर्थ होता है जो डेली की मेहनत से इंप्रूव हो, और टैलेंट जो होता है भाई वो बाय बॉर्न होता है, बाय बॉर्न होता है। तो फिलहाल स्किल्स को इंप्रूव कराना है, क्योंकि भारतीय बाजारों के अंदर जैसा कि आप जानते हैं जॉब्स की कमी है, सरकारी वैकेंसीज आ नहीं रही हैं। तो उस परिस्थिति को ध्यान में रखते हुए हमें क्या करना है, स्किल्स को डेवलप करना है। चाहे वो किसी भी चीज का स्किल हो, उनका स्किल डेवलप करके उनके व्यापार को बढ़ाने का प्रयास करना है ताकि तेजी से रोजगार में अवसर प्राप्त हो। इसी चीज को ध्यान में रखते हुए ये कोर्सेरा जो इनका हर साल का डेटा डेवलप करती हैं, उसके आधार पर भारत का डेटा आया है। इन डेटाज के आधार पर यहां पर कुछ सेट्स बनाए गए, डेटा साइंस, बिजनेस और टेक्नोलॉजी को, जिसमें रैंकिंग दी गई। याद रखिएगा इस रैंकिंग के आधार पर जैसे जैसे भारत की रैंकिंग इंप्रूव होती है ना दोस्तों, वैसे वैसे भारत को विदेशों से ट्रेड के अंदर काफी सपोर्ट मिलती है, विदेशों में काम करने का मौका मिलता है भारत की कंपनियों को, जॉब के ऑफर्स जनरेट होते हैं भारतीय लोगों को, और विदेशों से विद्यार्थी पढ़ने आते हैं, टूरिज्म अट्रैक्ट होता है। तो सभी चीजें एक दूसरे से जुड़ती हैं और भारत का रुतबा बढ़ता है, डेवलपमेंट की तरफ बढ़ते हैं, प्रति व्यक्ति आय इंप्रूव होती है, गरीबी दर कनेक्ट होती है। तो पूरा का पूरा रेशियो ये एक दूसरे से जुड़ता है। अब इसी के आधार पर, डेटा साइंस के आधार पर ग्लोबल रैंकिंग में भारत को 51वां रैंक मिला है और पूरे एशिया में 12वां रैंक है, एशिया पैसिफिक के अंदर। बिजनेस डोमेन के अंदर भारत ने इंप्रूव किया, 34वां स्थान, जबकि 8वां स्थान मिलता है एशिया पैसिफिक के अंदर। टेक्नोलॉजी में फिर से भारत ने इंप्रूव किया और 10वां स्थान एशिया में, जबकि पूरे विश्व में 40वां स्थान प्राप्त किया। 40वां स्थान प्राप्त करने का मतलब यह है कि भारत ने अगर 2 पद भी ऊपर उठाए हैं तो यानी वो 2 से 3 देशों की परिस्थितियों में आगे बढ़ा है, सुधार लाए हैं और इन परिस्थितियों के अंदर आगे इंप्रूवमेंट देखने को मिला है। तो इसमें डेटा साइंस और इन सब चीजों के अंदर, आईटी सेक्शन के अंदर भारत बहुत तेजी से इंप्रूव कर रहा है। और अब इसके अंदर अगर बात की जाए तो रिपोर्ट्स आती हैं, इसमें 65 मिलियन यूजर्स हैं जो प्लेटफॉर्म को तैयार करते हैं, चेक करते हैं और डेटाज को डेवलप करके रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये एक रैंकिंग है दोस्तों। टॉप 3 रैंकिंग में रशिया, स्विट्जरलैंड और बेल्जियम है। डेटा साइंस के अंदर भारत का 51वां स्थान है। बिजनेस डोमेन में भारत का 34वां स्थान है, बाकियों का जैसे स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रेलिया और डेनमार्क है। 40वां स्थान टेक्नोलॉजी के अंदर, जाके बाकी 3 देश रशिया, बेलारूस और स्विट्जरलैंड बचे हुए सेक्शन है। अब की पॉइंट्स की बात करते हैं तो इंडिया का एक्सपेक्टेड वर्कफोर्स की बात करें तो वो 27% वर्कफोर्स यानी 600 मिलियन लोग 2022 तक बढ़ने की उम्मीद है। और जिस प्रकार से 2014 के अंदर मेक इन इंडिया यानी कि आत्मनिर्भर भारत का प्रोग्राम चलाया गया था, उसके आधार पर भारत जो था मैन्युफैक्चरिंग हब बनना चाहता था, लेकिन बना क्या, असेंबलिंग हब। असेंबलिंग हब क्यों बना? क्योंकि टैलेंट को बेसिकली तरीके से चलाया नहीं गया। लेकिन फिर से मेक इन इंडिया 2.0 यानी 2020 प्रोग्राम, आत्मनिर्भर भारत 0.2 वर्जन, इसके अंदर भारत ने भर भर कर देशों की या अपने देश के लोगों की सपोर्ट किया ताकि और इंप्रूवमेंट आए और भारत का इंडेक्स और तेजी से जूम करे, तरक्की करे। और आईटी सेक्शन के अलावा मैन्युफैक्चरिंग सेक्शन में भी इंडिया का बहुत जबरदस्त नाम हो। तो अगर हम बात करते हैं कोर्सेरा के, तो फाउंडर जो है
डेफेन कॉलर हैं, डेफेन कॉलर एंड एंड्रयू एनजी। सीईओ जेफ मैगियन कॉल्डे हैं और हेडक्वार्टर माउंटेन व्यू कैलिफोर्निया यूएसए के अंदर है। अगर कोई नाम एक आध बार पढ़ने में 1% समस्या हो जाए तो दोस्तों हमारे इंडियन टंग है, इंडियन एसेंट है, सो सोनू मोनू टाइप के नाम आसानी से पढ़े जाते हैं। इन केस वी हैव दैट काइंड ऑफ नेम इट विल क्रिएट समवट प्रॉब्लम, सो इसका कोई इशू मत क्रिएट कीजिएगा। अब आ जाता है नाबार्ड की बात करते हैं। तो नाबार्ड ने सैंक्शन करे हैं 795 करोड़ वेस्ट बंगाल को, ताकि रिकंस्ट्रक्ट किया जा सके पूरा का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर, और वो इंफ्रास्ट्रक्चर जो अम्फान साइक्लोन की परिस्थिति के अंदर बर्बाद हो गया। अम्फान एक ऐसा साइक्लोन तूफान जो आया और त्रासदी मचाकर चला गया, जिसके अंदर वेस्ट बंगाल और उसके पास के जो जोन है वहां पर बहुत भारी नुकसान हुआ। आपको ये पता होना चाहिए दोस्तों कि भारत का बहुत बड़ा क्षेत्र ऐसा है जो समुद्र से घिरा हुआ है, जैसा कि आप नक्शे में आराम से देखते हैं। तो ये जो समुद्र से घिरा हुआ सेक्शन है, यहां पर आए दिन इस प्रकार का कोई ना कोई तूफान आता रहता है जो डिजास्टर मैनेजमेंट के कंट्रोल में चला जाता है, जिसके आधार पर स्टेट गवर्नमेंट ने इस लॉस को देखते हुए डेवलपमेंट की डिमांड करी, इंफ्रास्ट्रक्चर की डिमांड करी कि हमें 1028 करोड़ रुपए प्रदान किए जाएं। हालांकि अपील के बाद जितना भारत का इस समय पहले ही परिस्थितियां खराब है, 795 करोड़ रुपए सैंक्शन हो गए, जिसमें से 195 करोड़ RIDF यानी कि रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड्स के आधार पर पास किए गए, ताकि पूरे के पूरे वेस्ट बंगाल में जो डैमेजेस हुए हैं उन डैमेजेस को तेजी से रिकवर करें, और रिकवर करने के बाद में क्या किया जाए, भारत को और तेजी प्रोवाइड की जा सके और किसी भी प्रकार की कोई समस्या ना आए। उनके जीवन को एक बार दोबारा से साइकिल पर लेकर आना, चलाना, जैसा कि आप जानते हैं बहुत आवश्यक है। तो उन परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए गवर्नमेंट ने ये सैंक्शन किए हैं। अब अगर बात की जाए तो इस अम्फान तूफान की क्या बात है। अम्फान तूफान एक ऐसा तूफान जो 190 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आया, 190 किलोमीटर घंटे की रफ्तार से आया, और लगभग मई 20 के आसपास जो भी इसकी बीच में आया सब कुछ बर्बाद कर गया। हालांकि इसको 5वीं कैटेगरी में रखा गया है। हर बार तूफान को या कोई भी आपदा को किसी ना किसी कैटेगरी के अनुसार इवैल्यूएट किया जाता है, ताकि यह पता लगाया जा सके कि क्या समस्या है और उसका आगे भविष्य में क्या नुकसान हो सकता है। चलिए अब इससे संबंधित एक बात, दूसरी बात क्या है कि अब सरकार ने पैसा प्रोवाइड किया ताकि लाइफस्टाइल को दोबारा तैयार किया जा सके। भारत का ऐतिहासिक कदम क्या था कि प्रिपेयर्डनेस जो वर्ड है, भारत ने प्रिपेयर किया, खुद को प्रिपेयर करके क्या किया, भारत ने जितना भी अफेक्टेड जोन है वहां पर से आम जनता को 4 दिन से 6 दिन पहले ही सारी की सारी जानकारियां प्रोवाइड करके पूरा का पूरा जोन खाली करवा लिया। पूरा जोन खाली करवाने से फायदा हुआ, और फायदा होने से क्या बेनिफिट मिला, फायदा होने से एक बेनिफिट तो यह मिला कि जनता की जान का नुकसान कम हुआ, माल का नुकसान हुआ, जान का कम हुआ। तो अब नाबार्ड का हेडक्वार्टर महाराष्ट्र मुंबई में, चेयरमैन इसके GR चिंतालाल, कैपिटल इसकी कोलकाता है, चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी हैं और गवर्नर हैं जगदीप धनखड़। वैसे इस समय आपको पता होना चाहिए कि सेंट्रल गवर्नमेंट और इस समय ममता बनर्जी यानी कि वेस्ट बंगाल की CM आपस में बहुत बुरे संबंध चल रहे हैं। क्यों? दोनों विरोधी पार्टी से हैं। पहली बात, दोनों विरोधी पार्टी से, और हाल ही के अंदर बहुत सारे बीजेपी के या RSS के कार्यकर्ताओं को वेस्ट बंगाल में मारा जा रहा है। अब वेस्ट बंगाल में मारा जा रहा है तो समस्या क्या है, आपस में संबंध और कटु होते जा रहे हैं। लेकिन जो डिमांड या जो एक तरीके से अपील है वो जनता के लिए थी, ममता बनर्जी के खुद के घर के लिए नहीं थी। तो उस परिस्थिति में सपोर्ट करना आवश्यक था। इसी प्रकार से इंडिया की रैंकिंग ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग रिस्क इंडेक्स में काफी ऊपर आ गई है। रिस्क इंडेक्स का मतलब यह कि व्यापार को शुरू करना, पैसों का आवंटन करना और तेजी से रोजगार को उठाने का प्रयास करना, ताकि तेजी से भारत में व्यापार और इंफ्रास्ट्रक्चर चल गया
तो भारत डेवलप्ड कंट्रीज में आ जाएगा, और रिस्क इसलिए अगर नहीं चला तो भारत बहुत ज्यादा नीचे चला जाएगा और बहुत भारी मात्रा में पैसे का नुकसान हो जाएगा। इस डेटा को तैयार किया गया है कुशमैन वेकफील्ड के द्वारा, और कुशमैन वेकफील्ड के द्वारा भारत को तीसरा रैंक दिया गया। अब नोटिस कीजिए, पहला स्थान चाइना को, दूसरा स्थान यूएस को और तीसरा भारत को। अगर ये तीनों में भारत और तेजी करके किसी भी प्रकार से स्थान बढ़ाता है तो इस समय में भारत के अंदर ऑपरेटिंग कॉस्ट पहले ही बहुत कम है, लेबर्स बहुत भारी मात्रा में अवेलेबल है, अलग प्रकार की जो सपोर्ट है व्यापार को उठाने के लिए वो सभी भारत प्रोवाइड कर रहा है, और प्लस बहुत सारी कंपनीज को भारत में लाने के लिए भारत हर प्रकार के उन सेक्शंस में बढ़ रहा है जिससे कि ये कंपनीज भारत में आए और भारत में आने के बाद ये सारी सुविधाएं प्राप्त कर सकें। हालांकि फरवरी के अंदर भारत ने थोड़े लेट कदम उठाए, लेकिन अगर फरवरी की बात करें तो टेस्ला कंपनी के इलोन मस्क टेस्ला कंपनी के जो सीईओ, उन्होंने भारत में अपना प्लांट लगाने की परमिशन मांगी। उसमें इलोन टस्क ने जब यहां का सर्वे किया और इन इंडेक्सेस को फोकस किया तो सबसे पहले भारत के जो अलग अलग रूल्स बनते हैं टैक्सेस को लेकर, उसको देखकर वो टेंशन में आ गया। दूसरा, इंफ्रा बनाने में सपोर्ट, और तीसरा, भारत की जो अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो किस प्रकार से उन्हें परेशान कर सकती हैं, इन चीजों को वो देखते हुए उन्होंने पूरी तरीके से अपने कदम पीछे हटा लिए। इसके बाद भारत ने कमर कस ली और अब हर कंपनी को सपोर्ट किया जा रहा है, जिसके अंदर आपको पता होगा ना कि 20 लाख करोड़ रुपए का प्रपोज्ड आइडिया है, और उसी के सपोर्ट पर अलग अलग राज्यों से पैसों की सपोर्ट की जा रही है और अलग अलग सुविधाएं प्रदान की जा रही है। तो अपकमिंग मैन्युफैक्चरिंग हब जो है तेजी से दिखाई दे रहा है भारत, और तेजी से दिखाई देने का मतलब एप्स के नाम पर भारत ने बहुत जबरदस्त तरक्की की। 200 ऐप मात्र 15 दिन के अंदर अंदर तैयार कर दी। टिकटॉक जैसी ऐप के भी सब्स्टिट्यूट्स बन चुके हैं। इसके बाद जो चाइनीज ऐप थी वो तेजी से भारत में बननी शुरू हो गई हैं। इसके बाद में पीपीई किट की बात की जाए तो पीपीई किट भारत में तेजी से बनी। मेडिसिन में हाइड्रोक्लोरोक्विन मेडिसिन जो थी वो इतनी तेजी से बनाई कि विदेशों में व्यापार किया गया। इसके बाद इन जो एक वेंटिलेटर नाम की फैसिलिटी सुना होगा आपने, वेंटिलेटर ऑक्सीजन की तरह ऑक्सीजन की पूर्ति करती है बीमार के अंदर, तो उसको भी तेजी से बनाया जा रहा है। आईआईटी बेंगलोर के द्वारा तैयार किया गया बहुत सस्ता वेंटिलेटर और सस्ता वेंटिलेटर प्रिपेयर किया गया ताकि जनता को किसी भी प्रकार की समस्याएं ना आए। अगर एमआरआई की बात करते हैं तो एमआरआई का जो एक एनुअल रैंकिंग है वो आपका ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग के साथ तैयार होता है, जिसमें 48 देश हैं और 20 मुद्दों को लेकर चला जाता है, जिसमें सभी मुद्दे डेवलपमेंट को लेकर आते हैं। इसके प्रेसिडेंट जो हैं कुशमैन वेकफील्ड के जॉन फॉस्टर हैं। इससे संबंधित क्वेश्चन बनता है, याद रखिएगा। हेडक्वार्टर चिकागो इलिनॉइस यूएस के अंदर है। अगली न्यूज हमारे पास इसी प्रकार से आती है कि भारत में डेवलप किया गया पोर्टेबल हॉस्पिटल यूनिट, एक इस प्रकार की यूनिट जिसमें कोविड-19 का पेशेंट लेट सकता है। वो यूनिट घर पर एक बॉक्स की तरह प्रोवाइड हो जाएगी, जैसे एक चैम्बर आता है बॉक्स का, वो बॉक्स का चैम्बर घरों में प्रोवाइड हो जाएगा। कोविड-19 के पेशेंट इसमें रह सकते हैं। सभी प्रकार की फैसिलिटी इस बॉक्स के अंदर होगी, और ये फैसिलिटी बेसिकली थोड़ी सी कॉस्टली है, अमीरों के लिए सपोर्टेबल है, लेकिन आप यहां पर अपने आप को सैनिटाइज कर सकते हैं। एक मेडिकैप तरीके की फैसिलिटी है, इसकी पिक्चर आप देख सकते हैं। इसे तैयार किया गया जिसके अंदर ऑक्सीजन के साथ साथ जो आवश्यक दवाएं हैं, आइसोलेशन सेक्शन, सब कुछ यहीं पर प्रिपेयर किया गया है, जिससे बीमारों को सुविधाएं प्राप्त हो। इसके अंदर आपके देश की जो इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस और टेक्नोलॉजी, इसने कोलैबोरेट करके इसे तैयार किया। ये बेसिकली अभी केरला के डिस्ट्रिक्ट के अंदर केरला के वायनाड सेक्शन में लॉन्च किया गया है। जैसे जैसे कामयाब होगा देश के अन्य राज्यों में भी इसे पहुंचाया जाएगा। मॉड्यूलस हाउसिंग का सेक्शन है, इसकी बात करें तो 2018 में आईआईटी एल्यूमिनीज के द्वारा विद्यार्थियों के द्वारा तैयार किया गया। हेडक्वार्टर चेन्नई तमिलनाडु। सीईओ जो है श्रीराम रविचंद्रा। अबाउट आईआईटी अगर बात करते हैं एम की तो डायरेक्टर भास्कर रामामूर्ति है। अगला न्यूज राम मंदिर को लेकर आता है, एक ऐसी न्यूज जिसने लगभग 100 साल तक केस लड़ा। केस लड़ने के बाद इन्होंने बहुत सारी परिस्थितियां दर्शाई। बहुत सारी परिस्थितियों के अंदर सबसे पहली परिस्थिति क्या दर्शाई? राम मंदिर को तैयार किया जा रहा है। सबसे पहली खबर, एक ऐसी खबर जिससे हिंदुस्तान को या हिंदुस्तान के लोगों को या एक बहुत बड़ा वर्ग जो आरएसएस का
राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का, विश्व हिंदू परिषद का, बीजेपी का, जो इनका बेसिकली प्रोपेगेंडा था, उसके आधार पर राम जन्मभूमि के सेक्शन में पूजन होगा, भूमि पूजन। ये भूमि पूजन पहली बार जब हुआ था जब रथ यात्रा निकालनी थी। रथ यात्रा का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रहा है भारत के अंदर, ये बात याद रखिएगा। दूसरा, अब भूमि पूजन फिर से शुरू हो रहा है। अब इसकी नींव रखी जाएगी, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 3 अगस्त या 5 अगस्त को यहां भूमि पूजन के लिए आएंगे। इस भूमि पूजन के आधार पर इस पूरे अयोध्या कांड को अगर समझना है तो इससे संबंधित आप किसी दिन मौका मिलेगा तो हम पूरी डिटेल देंगे। लगभग इसके अंदर 3 सेक्शन थे। 3 सेक्शन कौन कौन से हैं? 3 सेक्शन जिन्होंने केस लड़ा वो है वक्फ बोर्ड, यानी सुन्नी वक्फ बोर्ड, रामलला और निर्मोही अखाड़ा। निर्मोही अखाड़ा और रामलला को पूरी की पूरी विश्व हिंदू परिषद का बहुत ज्यादा सपोर्ट, आरएसएस का सपोर्ट, जिन्होंने बाबरी मस्जिद को तोड़कर पूरा का पूरा डेमोलिश किया। और इसके बाद में बहुत सारी चीजें ऐड होंगी। याद रखिएगा, जब इस केस को पढ़ेंगे तो शाह बानो केस आपके सामने आएगा। शाह बानो केस सामने आएगा, जिसके अंदर राजीव गांधी ने सुप्रीम कोर्ट का फैसला बदल दिया और फैसला बदलकर मुस्लिम महिलाओं के हक को छीन लिया और इद्दत के 90 दिन का समय दिया कि 90 दिन तक ही मुस्लिम पुरुष महिलाओं को पैसा देने के लिए सक्षम है। जब उसने ये सुप्रीम कोर्ट में डिसीजन लाए तो यहां पर राजीव गांधी सरकार फंस गई और फंसने के बाद राम मंदिर को लेकर उन्हें कुछ बड़े फैसले करने पड़े। खैर, बैकग्राउंड तो हमने आपको बताया। अयोध्या में राम मंदिर बनना शुरू हो जाएगा, 3.5 साल में बनकर तैयार होगा। 5 जजेस की टीम ने, रंजन गोगोई साहब ने इसका फैसला लिया, जिसमें वक्फ बोर्ड के लिए अलग जगह, 5 एकड़ जगह अलग दी गई और यहां पर पूरी जगह राम मंदिर के लिए आरक्षित कर दी गई, जहां पर 3.5 साल में पैसा लगेगा और 1 करोड़ से ज्यादा लोग इसमें अभी तक डोनेट कर रहे हैं और आगे भी करेंगे, जिसके आधार पर इस मंदिर को बनाया जाएगा। 161 फीट 161 फीट की ऊंचाई होगी, 161 फीट की 5 डोम्स बनाए जाएंगे और इसे इस प्रकार बनाया जाएगा ताकि आगे और अट्रैक्ट किया जा सके जनता को, टूरिज्म को। अगली न्यूज आती है हमारे पास श्रीमती निर्मला सीतारमन की, जिन्होंने G20 के अंदर, G20 यानी ग्रुप ऑफ 20 कंट्रीज, ऐसे कंट्रीज का ग्रुप, जहां पर ऐसे कंट्रीज का ग्रुप जो बेसिकली तैयार होता है फाइनेंशियल सर्विसेज के लिए, आगे की ट्रबल्स के लिए और एक दूसरे की सपोर्ट करने के लिए, नई टेक्नोलॉजीज को लेकर ये तैयार होता है। तो ये G20 के ग्रुप का एक ग्रुप बनाया गया, जिसमें आगे देखा गया कि इकोनॉमी को कैसे देखा जा सके इस मुसीबत के दौर में। तो इस मुसीबत के दौर में रियाद के अंदर, सऊदी अरेबिया के अंदर ये 3rd जो समिट था वो हुआ। फिनांस मिनिस्टर ने इसे ऑनलाइन अटेंड किया और अपने आप को रिप्रेजेंट किया, जिसके अंदर इन्होंने अपने देश के अंदर जो पॉलिसी मेजर्स लिए देश की इकोनॉमी को रिवर्स करने के लिए, उठाने के लिए, वो बताए गए। जैसे कि पेंडेमिक से कैसे लड़ेंगे, कैसे एग्रीकल्चर को सपोर्ट किया जा रहा है, एमएसएमई के ऊपर कितना खर्च किया जा रहा है, डायरेक्ट खातों में पैसे भेजे जा रहे हैं, गांव में रोजगार के स्तर बढ़ाए जा रहे हैं, स्किल्स को नोट करके लोगों को काम के अंदर इस प्रकार से कोशिश की जा रही है कि हर राज्य के अंदर काम वहीं की वहीं मिले। अलग माइग्रेंट वर्कर्स का जिस प्रकार से कोविड-19 में ट्रांसफर हुआ वो ना होना पड़े। इसकी जो फायदा होगा 295 बिलियन लोगों को सुविधा मिलेगी और भारत की जीडीपी का लगभग 10% इस पर खर्च किया जाएगा, ताकि इन स्कीम्स के आधार पर देश में सुविधा मिले। प्लस सरकार ने डेवलपमेंट के आधार पर काफी सारे टैक्सेशन के अंदर भी छूट दी, ताकि इस बार जो रोजगार लगभग बंद थे तो उन पर किसी भी प्रकार का कोई आर्थिक दबाव ना पड़े और मुसीबत में वो अपने आप को अकेला या थका हुआ महसूस ना करे। अगली न्यूज आती है यहां पर हमारे क्वेश्चंस को लेकर। दोस्तों, आज हम आपसे 15 क्वेश्चन डिस्कस नहीं करेंगे, हम 15 क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ बताएंगे। इन क्वेश्चंस को स्टडी करेंगे, इनके आंसर्स अगली क्लास में हम आपके सामने लिख कर देंगे। इनके आंसर्स हम आपको नेक्स्ट क्लास में देंगे। ये पिछले कुछ दिनों के करंट अफेयर के क्वेश्चन हैं, 2-3 दिन के आप इन्हें पढ़िएगा और इनके आंसर देने का प्रयास कीजिएगा, आंसर तैयार कीजिएगा ताकि आपके आंसर हो। अगर ये कामयाब हो जाता है तो फर्दर हम लाइव ऐप के जरिए आपसे क्वेश्चन डिस्कशन करेंगे, फिर पूरी डिटेल भी देंगे। सबसे पहला प्रोग्राम है कि कौन सी मिनिस्ट्री ने निष्ठा प्रोग्राम को लॉन्च किया है। आपके पास 4-5 ऑप्शन है।
पिक कीजिएगा। हिंदी में इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि कुछ हिंदी मीडियम के विद्यार्थी भी हमसे जुड़े हुए हैं। यूनियन MOSIC शिपिंग मनसुख मंदाविया इनोग्रेट करते हैं पहला शिपिंग कॉर्पोरेट या शिपिंग कंटेनर कोलकाता से वेस्ट बंगाल और त्रिपुरा होते हुए छोटा ग्राम तक, बंगाल तक। कौन कौन से देशों में जाएगा, यहां पे ऑप्शन है, बाय मिस्टेक में आंसर बोल गया, फिर भी खैर ध्यान दीजिएगा। अगला पॉइंट आता है CBSE ने किसके साथ जुड़कर 2020-21 में काम किया। वैसे CBSE के साथ जुड़ने की जगह NCERT के साथ गूगल ने भी बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट किया है दोस्तों, ताकि पढ़ाया जा सके और विद्यार्थियों को तेज किया जा सके। गूगल ने इस कोविड-19 की परिस्थिति में काफी खर्चा कर दिया। इन्होंने 7.77% का शेयर तो जियो के अंदर परचेज किया और 10 बिलियन का एक्सपेंड NCERT के अंदर किया। तो बहुत तेजी से गूगल भी खर्च कर रहा है। अगला क्वेश्चन है, यूनियन मिनिस्टर ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज हर्षमित कौर बादल पंजाब से जो हैं एड्रेस करती हैं डिजिटल बिजनेस मिशन ऑन फूड प्रोसेसिंग बिटवीन इंडिया और कौन से कंट्री के साथ, आपको आंसर देना है। अगला, भारत ने किस कंट्री के साथ जॉइंट वेंचर किया है प्रोजेक्ट चलाने के लिए एशिया और अफ्रीका के अंदर, ये न्यूज अभी पढ़ी थी हमने। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, जो अभी भारत का जो नेशनल सिक्योरिटी है किस देश के साथ भारत ने साइन किया है, भारत ने किस देश के साथ साइन किया है वो क्वेश्चन है। भारत ने अभी कौन से राज्य को 795 करोड़ का इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने का पैसा प्रोवाइड किया है। इसके बाद अगला क्वेश्चन आता है, कंस्ट्रक्शन या कौन से देश ऐसा, कौन सा सेक्शन ऐसा है जिसने भारत के GDP फाइनेंशियल ईयर 2021 के आधार पर एक डेटा रिलीज किया है कॉन्ट्रैक्शन का लिमिटेड ICR के आधार पर। अगला क्वेश्चन है आपके पास में, PSU पब्लिक सर्विस जो होती है यानी कि जो सरकारी सेक्शन है, कौन से देश के साथ में इंफ्रास्ट्रक्चर फंड जो है बिजनेस अपॉर्चुनिटी के नाम पर कौन सी कंपनी के साथ में मिलकर चलाते हैं, कौन सी कंपनी के साथ मिलकर चलाते हैं, ये ध्यान देना है। अगला क्वेश्चन है, RBI अप्रूव करती है रीअपॉइंटमेंट, अपॉइंटमेंट ऑलरेडी था, रिटायरमेंट के बाद दोबारा अपॉइंट किया श्याम श्रीनिवासन को MD और CEO के आधार पर। कौन सा बैंक है, नाम बताइएगा। अभी 23 सितंबर 2020 तक के लिए 3 महीने के लिए इफेक्टिव कर दिया गया है। अगला न्यूज कौन सा है, इंडिया रैंक करता है कौन सा इन द लिस्ट ऑफ मोस्ट सुटेबल लोकेशन फॉर ग्लोबल मैन्युफैक्चरर 2020। ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग रिस्क इंडेक्स रिपोर्ट रिलीज हुई है कुशमैन के द्वारा, उसमें कौन से देशों में भारत का क्या स्थान है ये देखिएगा। इंडिया रैंक करता है डेटा साइंस डोमेन के अंदर, ये मैंने आज ही पढ़ाया है। कोसेरा के बारे में भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन है, मॉड्यूलस हाउसिंग इनकम्बेंट स्टार्टअप Which IIT has developed portable hospital, कौन सी IIT ने इसे पोर्टेबल हॉस्पिटल को बनाया है, आपके पास ऑप्शन है, देखिएगा पता चलेगा। मेडिकैप अभी बताया था थोड़ी देर पहले। इसके बाद में कोविड-19 को लेकर कौन से देश ने वैक्सीन तैयार किया है, वैक्सीन ह्यूमन ट्रायल्स पूरी करती है। इसके बाद रामेश टीकारामन जो अभी पास अवे हो गए जुलाई 2020 के अंदर, इन्होंने कहां पर अपनी स्पोर्ट्स के अंदर खुद कहां पर जोड़ा था, उसका आंसर बताइएगा। अब आ जाता है डेली वोकैब का सेक्शन। दोस्तों वोकैबुलरी की बात करते हैं तो वोकैबुलरी के अंदर विल ट्राई माय लेवल बेस्ट टू स्पीक इन इंग्लिश, यानी हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में बोलने का प्रयास किया जाएगा। लेकिन हिंदी और इंग्लिश की परिभाषा को ध्यान से सुनते हुए एक चीज और ध्यान देना है आपने, क्या कि आपको प्रिपेयर, क्योंकि लैंग्वेज की बात आ रही है तो लैंग्वेज आपको इंग्लिश में ही प्रिपेयर करना पड़ेगा। दैट इज द ओनली रीजन विल ट्राई टू स्पीक इन इंग्लिश। आपको कोई भी वर्ड की दिक्कत हो तो आप हमें मैसेज कर दीजिएगा, टेक्स्ट का जवाब दे दीजिएगा, हम कोशिश करेंगे, अन्यथा फिर उसको हिंदी में ही ट्रांसलेट करें। वैसे इंग्लिश को कोशिश कीजिए प्रिपेयर करने के लिए अच्छे तरीके से। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहली न्यूज आती है एसेंचुएट। सबसे पहला वर्ड आता है हमारे पास एसेंचुएट। एसेंचुएट का अंग्रेजी मतलब आता है मेक मोर नोटिसेबल एंड प्रोमिनेंट। मेक मोर नोटिसेबल और प्रोमिनेंट का अर्थ होता है किसी चीज का और ज्यादा नोटिस में आना, कोई भी चीज जनता की ज्यादा नजरों में आना प्रोमिनेंट वेज के अंदर। इसके साइनोनियम में हमारे पास है, कई बार हम किसी को हाईलाइट कर देते हैं तो हाईलाइट कैन बी साइनोनियम। स्ट्रेस, किसी चीज को फोकस करके दबाव देकर कहना। एम्फेसाइज, एम्फेसाइज का मतलब बहुत ज्यादा जोर देना, जोर देकर कहते हैं ना, जैसे करता तो हूं, खाता तो हूं, ठीक है, तो ये आपको करना ही है हर हालत में। तो ऐसी परिस्थिति में साइनोनियम्स बनते हैं। एंटोनियम्स में किसी चीज को हाइड कर देना, मास्क कर देना, कवर कर देना,
these can be the antonyms. अब एग्जाम्पल की बात करते हैं. न्यू पॉलिसी only serves to accentuate the inadequacy to help for the homeless people. That statement was used in the Hindu newspaper on 18th July. 18 जुलाई को ये यूज किया गया था, जिसके अंदर माइग्रेंट वर्कर्स को लेकर काफी ज्यादा न्यूज आ रही थी. माइग्रेंट वर्कर्स हो गए, होमलेस पीपल हो गए जो अलग अलग राज्यों के अंदर हैं. तो बेसिकली ये न्यूज जो है एसेंचुएट करती है, प्रेशराइज करती है. इस प्रेशराइज के अंदर क्या कहा जाता है कि उनको किस प्रकार से जिनके पास आवश्यकता के आधार पर मकान नहीं है प्रोवाइड किए जाए. टू प्रोवाइड होम्स फॉर द होमलेस पीपल, टू सपोर्ट देम. लाइक दिल्ली के अंदर रैन बसेरा चलाया गया. वो बात अलग है कि ये प्रॉपरली कामयाब नहीं हो पाया, लेकिन फिर भी कुछ नहीं से कुछ तो सही, कुछ तो सपोर्ट मिला सरकार के द्वारा. तो ये था एक सपोर्ट जो सरकार के द्वारा मिला, वो आपके इसी पार्ट का हिस्सा बन जाता है. खैर आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट वर्ड आता है अकाउंटेबल या अकाउंटेबिलिटी. अकाउंटेबिलिटी जिसके अंदर आप जिम्मेदारी लेते हैं, जिसमें आप क्या लेते हैं, जिम्मेदारी लेते हैं. किस चीज की जिम्मेदारी लेते हैं कि भाई ये काम मेरे जिम्मे है और ये काम मैं करूंगा ही करूंगा. तो इस वर्ड को बोला जाता है रिस्पॉन्सिबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी, लायबिलिटी, जवाबदेही, आंसरेबिलिटी. आंसरेबिलिटी मतलब जिसमें आप उस चीज का जवाब देंगे. एंटोनियम्स के अंदर आप इसमें अनअकाउंटेबल, अनरिस्पॉन्सिबल आप ऐसे वर्ड जोड़ सकते हैं. एक तरीके से आइडल, आइडल यहां पे स्पेलिंग अलग हो जाएगा, यहां पर निकम्मे वाला आइडल आ जाएगा जो किसी भी चीज की रिस्पॉन्सिबिलिटी ना ले. इसके अंदर केयरलेस भी हो सकता है जो किसी चीज की केयर ना करे. डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन यू कैन यूज ऑलमोस्ट द वर्ड्स, नॉट एग्जैक्ट बट ऑलमोस्ट. अब आ जाता है देयर वर फ्यूरियस डिमांड्स फॉर ग्रेटर police accountability. There were furious demands for greater police accountability. Obviously you have learnt about the case of George Floyd. जॉर्ज फ्लॉयड रंग भेद की नीति के अंदर मारा गया था अमेरिका के अंदर, जिसमें ट्विटर की सपोर्ट से चाइना ने एग्रेसिव वे में उसको एक्सपेंड किया था. ऑन दैट सिचुएशन they basically said greater police accountability on the death of George Floyd and increasing cases of apartheid, racism ये सारे के सारे सेक्शंस में काफी ज्यादा बढ़ाया गया था. नेक्स्ट वर्ड है एक्विटल. एक्विटल होता है बरी होना. एक्विटल होता है बरी होना. अ जजमेंट और वर्डिक्ट दैट अ पर्सन इज नॉट गिल्टी ऑफ द क्राइम with which they have been charged. अब बहुत सारे ऐसे केसेस हैं जिसमें कई बार क्राइम के आधार पर या किसी भी आधार पर व्यक्ति को उठाकर बंद कर दिया जाता है, एंड आफ्टर स्पेंडिंग लॉट ऑफ टाइम द पर्सन वाज बेसिकली बेसिकली कंसीडर्ड एज क्लीन चिट कि भाई इसने रिस्पॉन्सिबल नहीं था, क्राइम किया. तो इसके साइनोनियम में एब्सोल्यूशन, क्लियरिंग, एक्सोनरेशन. एक्सोनरेशन आपके एसएससी के एग्जाम में 2000 जो आपके 16-17 के सेशन में एग्जाम हुआ था उसमें पूछा गया वर्ड था स्पेलिंग टेस्ट के अंदर. याद रखिएगा. तो इसका स्पेलिंग पढ़ लीजिए. एक्सोनरेशन का अपोजिट है कन्विक्शन. कन्विक्शन का अर्थ होता है सजा देना, किसी को रिस्पॉन्सिबल ठहराना कि भाई आपको सजा मिलेगी, सजा मिलेगी. जैसे जसिका लाल मर्डर केस के अंदर मनु शर्मा वाज बेसिकली कन्विक्टेड. जसिका लाल मर्डर केस के अंदर उसको कन्विक्शन हुआ था, सजा मिली थी. नेक्स्ट वर्ड है अलैक्रिटी. अलैक्रिटी का अर्थ होता है ब्रिस्क एंड चीयरफुल रीडिंग. ब्रिस्क एंड चीयरफुल रीडिंग का मतलब आप हिंदी में समझे तो उत्सुकता के आधार पर किसी काम को करना. उत्सुकता का मतलब ये होता है व्हेन इम्पेशेंट हो जाना किसी चीज को लेकर. इम्पेशेंट का मतलब बहुत जल्दी करना कि भाई ये काम करना ही करना है, अभी करना है, तुरंत करना है. तो उसको बोला जाता है आपका अलैक्रिटी. अलैक्रिटी का मीनिंग यहां पे बनता है उत्सुक, तेजी से किसी काम को करना, किसी चीज के लिए जरूरत से ज्यादा इम्पेशेंट होना. तो चलिए क्या है देखते हैं इसके अंदर. सबसे पहला वर्ड हमारे पास यहां पर आएगा, कौन सा आएगा, इसका साइनोनियम में एगरनेस. एगरनेस के बाद नेक्स्ट वर्ड आएगा विलिंगनेस, रेडीनेस, एंथुसियाज्म. तो ये इसके साइनोनियम है. साइनोनियम के बाद अगला वर्ड आता है एंटोनियम्स का. तो एंटोनियम्स की बात करते हैं तो एंटोनियम्स में हमारे पास वर्ड आता है अपैथी.
अपैथी किसी को घृणा से देखना, किसी को डिले करना, क्रुएलिटी दिखाना, या बिल्कुल एक होता है ना दुखी मन से किसी काम को करना, दुखी मन से यू आर नॉट एगर टू डू दैट वर्क बट स्टिल ड्यू टू सम प्रेशर और रिस्पॉन्सिबिलिटी यू आर डूइंग दैट वर्क, आपको जबरदस्ती वो करना पड़ रहा है, तो आप उसके लिए वर्ड यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड आता है हमारे पास में इसके एग्जाम्पल का, शी एक्सेप्टेड द इन्विटेशन विद अलैक्रिटी। अलैक्रिटी का मतलब होता है प्लेंटी ऑफ टाइम इट हैपेंस व्हेन विल बेसिकली वी आर बी गिवन सम kind of gifts or invitation और कोई भी चीज के proposals, like when India was given proposal of joining G7 group, then India accepted that invitation with alacrity। alacrity का मतलब बहुत तेजी से इसको स्वीकार किया। नेक्स्ट वर्ड है allude। allude means suggest or call attention to indirectly। suggest और कॉल अटेंशन टू इनडायरेक्टली मीन आप क्या कर रहे हैं, कंक्लूड से वर्ड बनता है allude। हिंट एट, सजेस्ट करना, इंप्लाई करना किसी भी चीज को, allude। allude बहुत ज्यादा यूज होने वाला वर्ड है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, जिसके अंदर हमारे पास कई बार ऐसा होता है इससे रिलेटेड एग्जाम में साइनोनियम और एंटोनियम्स को पूछ लिया जाता है। साइनोनियम और एंटोनियम्स को पूछ लिया जाता है तो उसको विस्तार में बताना जरूरी होता है। इसके साइनोनियम को बोले तो साइनोनियम में हमारे पास वर्ड आता है किसी चीज को सजेस्ट करना, सजेस्ट करने के बाद कुछ अंदाजा देना, हिंट करना, इसका एक साइनोनियम इंप्लाई, हिंट एट बनता है। अपोजिट होता है किसी चीज का हिंट देने की जगह प्रॉपर्ली आप उसको करके दिखा रहे हैं, बता रहे हैं, जैसे स्पेसिफाई, डेमोन्स्ट्रेट, डिक्लेयर, मेंशन, स्टेट। नेक्स्ट वर्ड आता है शी मेंशन सम ट्रबल दैट शी हैड एट होम। यहां पर एक हैड जो है ये दोस्तों ये एक हेल्पिंग वर्ब है और ये वाला जो हैड है ये वर्ब का थर्ड फॉर्म है। इस हैड के काफी सारे मीनिंग होते हैं कि एक हैड का मतलब प्राप्त करना, एक हैड का मतलब होता है कुछ चीजों को खा लेना, ठीक है, और भी बहुत सारे वर्ड्स आते हैं, लेकिन किसी चीज का प्राप्त होना, पास होना, ये बहुत सारे मीनिंग इसके बनते हैं। तो शी हैड एट होम एंड आई गेस that she was alluding to her son, कि वो अपने बच्चे को घर पे रहने के लिए या किसी चीज के लिए सजेस्ट कर रही है। नेक्स्ट अमेलियोरेट। अमेलियोरेट होता है किसी चीज में परिस्थिति में सुधार करना। एज पर यू कैन सी द पोजीशन ऑफ इंडिया इन द आउटसाइड वर्ल्ड, as per you can see the position of India in the outside world or different indexes, India is basically doing something better, improving, ameliorating day by day. As per you can see after 2014 till 2020 we have done a lot of improvement. So that condition is called या considered as ameliorate. इस condition को क्या बोला जाएगा, सुधार करना। साइनोनियम में improve, better वर्ड आएगा, एंटोनियम्स के अंदर वर्सन इसका मैटर आएगा, बद से बदतर कर देना, बद से बदतर कर देना, चीजों को खराब करते जाना। लाइक आफ्टर ओपनिंग द, बेसिकली इसका एग्जाम्पल क्या हो सकता है, आफ्टर ओपनिंग ऑल द, बेसिकली क्या कहते हैं ना ये आपका लॉकडाउन, आफ्टर क्लियरिंग द लॉकडाउन the situation of COVID-19 is worsening day by day। वर्सन होती जा रही है, परिस्थिति खराब होती जा रही है। तो आफ्टर ऑल सम इलनेस एंड आर साइकोजेनिक मैनी कैन एटलीस्ट अमेलियोरेट बाय अ पॉजिटिव कार्ड्स ऑफ माइंड। यानी कि इम्यून सिस्टम को इंप्रूव करने के बाद अगर कहें इसके एग्जाम्पल में तो लोगों को इलनेस से रिकवर होने के बहुत सारे आसार मिल रहे हैं और वो इंप्रूव हो भी रहे हैं। तो यहां पर ये इम्यून की बात नहीं हो रही है, यहां पे सिर्फ इलनेस की बात हो रही है, तो उसमें वो धीरे धीरे पॉजिटिव माइंडसेट ले रहे हैं। नेक्स्ट वर्ड आता है हमारे पास एनेक्सेशन। एनेक्सेशन का अर्थ क्या होता है, एनेक्सेशन का अर्थ होता है, ये वर्ड चाइना पर बहुत ज्यादा सूटेबल है, चाइना पर बहुत ज्यादा सूटेबल है। चाइना ने क्या किया, सबसे पहले क्या किया, तिब्बत को एनेक्स किया, तिब्बत को एनेक्स किया यानी कि तिब्बत पर कवर कर लिया। तिब्बत के बाद ताइवान की बारी आ गई, ताइवान के बाद इन्होंने धीरे धीरे क्या किया, इंडियन बॉर्डर को एनेक्स करने की कोशिश करी, इंडिया में घुसने की कोशिश करी। इससे पहले चाइना ने मंगोलिया के अंदर क्या किया, घुसपैठ किया। मंगोलिया के बाद हाल ही में इन्होंने भूटान का एक सेक्शन जो है अपने नाम से के क्लेम कर दिया, रशिया का भी एक सेक्शन इन्होंने क्लेम कर दिया, जापान का सेनकाकू आइलैंड भी इन्होंने क्लेम कर दिया। इस प्रकार से ये एनेक्सेशन का मतलब होता है क्लेम कर देना, किसी चीज को कब्जा लेना, कब्जाने की कोशिश करना। तो इसी को कहते हैं पॉलिसी ऑफ एक्सपेंशनिस्ट,
तो चाइना बेसिकली इज फॉलोइंग द पॉलिसी ऑफ एक्सपेंशन इज खैर यहां पे साइनोनियम होता है किसी को जब्त कर लेना, सीजर, ऑक्यूपेशन, या से आता है नेक्स्ट वर्ड कंक्वेस्ट, एडिशन, इनकॉर्पोरेशन। अपोज होता है रिलीज कर देना, डिक्रीज कर देना, डिटैच कर देना, लॉस कर देना। एग्जाम्पल है एनेक्सेशन हेल्प्ड सेंट जोस ग्रो इनटू वन ऑफ द बेस्ट बिगेस्ट सिटीज, यानी कि धीरे धीरे जब कंट्रोल किया जाता है किसी सेक्शन को और सपोर्ट किया जाता है तो क्या है, ये बढ़ता है, इंप्रूव करता है। लाइक चाइना ने हांगकांग को किया, हांगकांग को क्या प्रोमिसेस किए जा रहे हैं, सपने दिखाए जा रहे हैं दैट हांगकांग विल इंप्रूव वेरी फास्ट, हांगकांग विल इंप्रूव फास्टली, या तेजी से हांगकांग क्या करेगा, इंप्रूव करेगा। नेक्स्ट वर्ड है एप्रीहेंशन। एप्रीहेंशन का मतलब क्या होता है, एंग्जाइटी, डर, परेशानी, दैट समथिंग बैड और अनप्लीजेंट विल हैपन, कि कुछ बुरा हो सकता है। आजकल हम सब इसी चीज में तो जी रहे हैं, रोजगार चल नहीं रहा, कामकाज पूरी परिस्थिति में है, उस सिचुएशन में हम क्या सोचते हैं कि ये एंग्जाइटी जो है, वरी जो है, ये इंसान का एक तरीके से डिप्रेशन का पार्ट बन रहा है। यही तो पार्ट हमारा आपने सुना था उसका, किसका, जो अभी एक हीरो मरा है ना, क्या नाम था उसका, हीरो कौन सी फिल्म का, छिछोरे फिल्म का, सुशांत सिंह राजपूत, वो भी सेम इसी परेशानी में था। एंटोनियम हो सकता है कॉन्फिडेंस, एंटोनियम हो सकता है कॉन्फिडेंस। नेक्स्ट, देयर इज सम एप्रीहेंशन इन द ऑफिस अबाउट हु द न्यू डायरेक्टर विल बी, कौन नया डायरेक्टर होगा। नेक्स्ट वर्ड आता है अप्राइज। अप्राइज मतलब किसी चीज को पहले ही इन्फॉर्म कर देना, बता देना। नोटिफाई और टेल। अपोजिट एंटोनियम आता है हुडविंक, मिस्टिफाई, डिसीव, मिसलीड, धोखा देना। प्रेसिडेंट हैज अप्राइज्ड ऑफ द सिचुएशन, मींस यहां पर प्रेसिडेंट ने क्या किया, सिचुएशन को अप्राइज करने की कोशिश करी, सुधार करने की कोशिश करी। एवरी बेसिकली हर कोई कंट्री के अंदर यही पॉलिसीज को फॉलो किया जाता है। नेक्स्ट वर्ड है आर्बिटर, आर्बिट्रेटर, मध्यस्थता करवाने वाला। इससे रिलेटेड एक वर्ड और आता है ऑम्बड्समैन, एक वर्ड आता है ऑम्बड्समैन। ऑम्बड्समैन का मतलब क्या होता है, एक ऐसा व्यक्ति जिसे बैंक्स के द्वारा अप्लाई किया जाता है, बैंक और कंपनीज के बीच के डिस्प्यूट को रिजॉल्व कराने के लिए एक पोस्ट बनाई जाती है कि आप इन दोनों के बीच के मुद्दों को सुलझाएंगे, तो उसे बोला जाएगा ऑम्बड्समैन। ऑम्बड्समैन होता है जो दोनों के मुद्दों को सुलझाएगा, वन हु बेसिकली सेटल डाउन द डिस्प्यूट ऑफ टू अथॉरिटीज। इसके साइनोनियम में एडजेक्टर, आर्बिट्रेटर, एंटोनियम में जज और रेफरी। एंटोनियम में जज और रेफरी मतलब ये मध्यस्थता नहीं करेगा, ये दोनों में से किसी एक का पक्ष लेगा। नेक्स्ट वर्ड आता है द गवर्नमेंट विल बी द फाइनल आर्बिटर इन द डिस्प्यूट। ऑब्वियसली दो देशों के बीच का विवाद है, जैसे ईरान और इजराइल की लड़ाई है, ईरान और इजराइल का मुद्दा है, तो ये मुद्दा तब तक सॉल्व नहीं होगा जब तक दो देशों में से कोई एक देश इसको सपोर्ट नहीं करता। नेक्स्ट वर्ड आता है आर्टिकुलेट। आर्टिकुलेट मींस हैविंग और शोइंग द एबिलिटी टू स्पीक फ्लुएंटली और कोहेरेंटली। Plenty of people are trying to speak English, French, German, and they are trying to show they are articulate. Articulate means talent of speaking something fluently. आजकल हर एक व्यक्ति क्या करता है, वर्बोस बनने की कोशिश करता है, अपनी भाषा को और इंप्रूव करने का प्रयास करता है। तो इसके साइनोनियम में आएगा eloquent, fluent, communicative, effective. एंटोनियम में inarticulate, hesitant और unintelligent. नेक्स्ट वर्ड आता है she gave a witty, entertaining and articulate speech. Plenty of ministers are there. Plenty of ministers are there who use their verbosity to speak articulately about the politics. बहुत सारे लोग, जैसे कि अभी आपके सामने राजस्थान का मुद्दा चल रहा है, अशोक गहलोत की सरकार का मुद्दा चल रहा है, तो यहां पर भी बहुत सारे भाषण दिए जाते हैं। तो उस परिस्थिति में दे आर ट्राइंग टू शो आर्टिकुलेशन, मतलब उनके अंदर टैलेंट है और वो बहुत अच्छे से बोल पा रहे हैं, जनता को अपने पक्ष में ला रहे हैं। नेक्स्ट वर्ड है एसिमेंट्री। नेक्स्ट वर्ड है एसिमेंट्री, लैक ऑफ इक्वालिटी, लैक ऑफ इक्वालिटी, इक्विवेलेंस बिटवीन पार्ट ऑफ एस्पेक्ट ऑफ समथिंग। आपस में भेद होना, अब ऑब्वियसली डिफरेंसेस होना, डिस्प्यूट होना, उसे कहा जाता है आर्टिकुलेट। साइनोनियम में लैक ऑफ सिमेट्री और एंटोनियम आता है सिमेट्री। नेक्स्ट वर्ड आता है इसके साइनोनियम में दे वर एन एसिमेट्री बिटवीन हर राइट एंड लेफ्ट ईयर। खैर ये एक बहुत सिंपल सा एग्जांपल है कि दोनों के बीच में एक एसिमेट्री है। नेक्स्ट वर्ड है एवेरिशियस। एवेरिशियस का मतलब होता है लालची, एवेरिशियस का मतलब होता है लोभी। लोभी जो किसी भी लालच के अंदर कुछ भी कर जाए, किसी भी लालच में कुछ भी कर जाए, तो उसे कहा जाएगा लालची या लोभी, लालची या लोभी।
चलिए खैर आगे बात करते हैं। तो हमारे पास एवरीशियस के साइनोनियम कौन कौन से हैं? एवरीशियस के पहले मीनिंग देख लीजिए, ग्रीडी ऑफ गेनिंग समथिंग, एक्सेसिवली एक्विजिटिव, स्पेशली इन सीकिंग द होर्ड रिचेस। हमारे देश के अंदर अमीर बनने का सपना हर व्यक्ति लेकर आता है। इस अमीर बनने के सपने के साथ साथ आगे बढ़ना सबसे ज्यादा आवश्यक माना जाता है। उस परिस्थिति के अंदर हर व्यक्ति क्या कोशिश करता है? हर व्यक्ति कोशिश करता है कि किसी भी राइट या रॉन्ग मीन्स को अपनाकर पैसा प्राप्त किया जाए। तो इसके साइनोनियम आता है कोविटियस, ग्रैबी, ग्रास्पिंग, ग्रीडी, मर्सिनरी। मर्सिनरी को हिंदी में भाड़े का टट्टू बोला जाता है। दैट काइंड ऑफ पर्सन हु कैन डू एनीथिंग बाय द सेक ऑफ मनी। नेक्स्ट वर्ड आता है मनी ग्रबलिंग, रेपेशियस, और एंटोनियम आता है जेनेरियस। इसके एग्जाम्पल है एवरी पॉलिटिशियन इज एवरीशियस। एवरीशियस पॉलिटिशियंस आर इन अ कंट्री। बेसिकली अपना मोटिव चाहिए, देश डूबे कल का आज डूब जाए कोई फर्क नहीं पड़ता। नेक्स्ट वर्ड है बलूनिंग। बलूनिंग मीन्स होता है किसी चीज के साइज का इंक्रीज होना, वेट का बढ़ना, या किसी इंसान की वैल्यू का बढ़ना, किसी इंसान की वैल्यू का बढ़ना। तो इसका अपोजिट होता है श्रिंक। इसका अपोजिट होता है श्रिंक। इसके किसी में कहते हैं डिफ्लेट कर देना, हवा निकल जाना। और साइनोनियम होता है ब्लोन अप, इन्फ्लेट, डिस्टेंट, एक्सपैंड, एक्सपेंडिचर, एक्सपेंशन, ये सब इसी में ही आएगा। डायलेट। द र्यूमर सून बलून द फल ब्लोन स्कैंडल, यानी कि किसी भी स्कैंडल के अंदर हम बोल सकते हैं कि वो बहुत तेजी से हवा या तूल पकड़ जाता है। एंड द लास्ट वर्ड ऑफ द डे इज बिहेस्ट। बिहेस्ट मीन्स किसी को पूरी ताकत से अपनी अथॉरिटी का इस्तेमाल करते हुए कमांड देना, रिएक्ट करना। तो आ पर्सन ऑर्डर्स और कमांड। साइनोनियम इंस्ट्रक्शन, बाइंडिंग, रिक्वेस्ट और विश। एंटोनियम ऑप्शन, लिबर्टी, नॉन इंटरफेरेंस, डिस्क्रिशन। ये इसके अपोजिट हैं। I only made the change at the author's behest. I only made the change, मैंने बदलाव तभी किए जब आपका ऑथर का क्या था? बिहेस्ट था। याद रखिएगा बहुत सारे डिसीजंस तभी लिए जाते हैं जब किसी गवर्नमेंट का ऑर्डर होगा, अन्यथा नहीं लिए जा सकते। तो इसी पॉइंट के साथ हम इस वीडियो को यहां पर समाप्त करते हैं। आशा करते हैं हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको पसंद आएगी। आज के लिए इतना ही दोस्तों, धन्यवाद।